स्वागत है मुख्यमंत्री जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारी शोभा बढ़ाई। आज आपकी सरकार के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आपको बधाई। हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो अब लोकसभा चुनाव आ गए, बदला लेने का वक्त आ गया। फूलपुर और गोरखपुर का बदला पूरा होगा। देखिए, बदला शब्द आपने एक ऐसा शब्द बोला है कि जिसको राजनीति में जिसका कोई महत्व नहीं है। दो 2019 का चुनाव नए भारत के निर्माण की उन आकांक्षाओं को पूरा करने का है जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 57-58 महीनों के अंदर रखी है। एक ऐसा भारत जो गरीबी से, गंदगी से, बेरोजगारी से, किसी भी अराजकता और अव्यवस्था से मुक्त हो। और निसंदेह कहा जा सकता है कि विगत 57-58 महीनों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता के साथ कार्य हुआ है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मोदी जी की उपलब्धियां, मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी योजनाएं जिस द्रुत गति से आगे बढ़ी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं ने देश के अंदर बिना भेदभाव के एक नई गति पाई है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, स्वाभाविक रूप से इन उपलब्धियों को लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे और जनता के सामने अपनी बातों को रखेंगे। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा। भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के मुद्दे होंगे। तो दूसरी तरफ नेतृत्व विहीन, नीति विहीन, अराजकता और विनाशकारी कार्यक्रमों के साथ, विघटनकारी अपने कार्यक्रमों के साथ इन चुनाव में आ रहा विपक्ष गठबंधन के रूप में या बिखरे रूप में, जिस भी रूप में आना चाहता है, ये दूसरी तरफ है। स्वाभाविक रूप से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ 2014 से बेहतरीन सफलता प्राप्त करके फिर से सरकार बनाएगी। तो यूपी की जो 73 सीटें थी, उनसे अगर कम हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, जिम्मेदारी या कम की बात कहीं से आती ही नहीं है। श्रेय तो मोदी जी को जाएगा, आप कह रहे हैं। मैंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और नोट करना, आप फिर पूछेंगे कौन सीट जीतेंगे, तो मैं कह रहा हूं अमेठी और आजमगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे भैया, आप 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है, न्यू इंडिया, नया उत्तर प्रदेश। अब जाति, परिवार, इन सब वादों से ऊपर उठ करके आगे बढ़ रहा है। आज के प्रदेश के नौजवान को नौकरी और रोजगार और उज्जवल भविष्य चाहिए। आज के उत्तर प्रदेश के वासी को अपने जीवन स्तर, बढ़ता हुआ जीवन स्तर चाहिए, सुरक्षा का माहौल चाहिए। और वह मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने विगत 57-58 महीनों में, विगत 24 महीनों में देने में हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। और मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने परिवार के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र या भाषा के आधार पर नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किया। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी, योजनाओं का लाभ समान रूप से हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। तो उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा।
कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। जातीय समीकरण को तो भी आप देखें तो भी मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हर संसदीय क्षेत्र में 60-40 का रेशियो होगा। 60 में भारतीय जनता पार्टी, 40 में शेष विपक्ष और गठबंधन होगा। ये हर संसदीय क्षेत्र का जातीय समीकरण भी होने जा रहा है। योगी जी, 2 दिन से प्रियंका जी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, नाव यात्रा के थ्रू जा रही हैं, पूरे पूर्वांचल बनारस तक जाएंगी। तो आपको लगता नहीं है कि इतनी मेहनत वो कर रही हैं, गांधी परिवार की वो सिंबल है और प्रचार धुआंधार कर रही है, पूरा टाइम देने को फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, तो अच्छी बात है भाई अगर मुझे प्रचार करने का अधिकार है तो राहुल जी और प्रियंका जी को क्यों नहीं? मैं अपनी पार्टी के लिए करूंगा, वे अपनी पार्टी के लिए करेंगे। लेकिन एक बात सच है, जिस कार्य को नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां नहीं कर पाई, मोदी जी ने 4.5 वर्षों के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा की उस परिकल्पना को साकार किया है। अब कांग्रेस को कम से कम गंगा की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी नेता स्वयं उसी मां गंगा की यात्रा करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। तो गंगा का सहारा अंततः लेना ही पड़ा, मां गंगा का आचमन अंततः उनको करना पड़ा। जो कांग्रेस के नेता गंगा जी की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठा रहे थे, मुझे लगता प्रियंका जी ने उसका सही जवाब दे दिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता कि प्रियंका जी के साथ राहुल जी भी होते और उनका गठबंधन के सहयोगी अखिलेश जी और मायावती जी भी होती, एक साथ यात्रा ये लोग करते और फिर मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते कि जिस कार्य को ये लोग इतने वर्षों तक नहीं कर पाए। 1947 से लेकर के कमोवेश 1989 तक कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी। 1989 से लेकर के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार, इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ महीनों के लिए थी, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार, फिर उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार 2 बार रही, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर रही। 4 बार समाजवादी पार्टी को, 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को, और सर्वाधिक समय तक प्रदेश में शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ। बदले में इन्होंने क्या दिया? गंगा को प्रदूषण से पूरी तरह गंगा की धारा को अवरुद्ध कर दिया था। 2013 तक गंगा जी वहां तक पहुंच गई थी जब महाकुंभ का आयोजन था। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आते हैं और गंगा जी में गंदगी देख करके, दुर्व्यवस्था को देख करके, गंगा जी में जल न देख करके बहुत तीक्ष्ण टिप्पणी करते हैं। और इस बार भी कुंभ था और कुंभ के अवसर पर भी फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने वहां की अविरलता, निर्मलता को देखा, व्यवस्था को देखा, गंगा जी में डुबकी भी लगाई, आचमन भी किया, गंगा जल भी लेकर के गए। तो कम से कम अब तो विपक्ष को मोदी जी के ये देखना चाहिए कि जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए नामुमकिन था, मोदी जी ने उसको मुमकिन किया। यानी मोदी हैं तो मुमकिन है। और मुझे लगता है ये देश के लिए और दुनिया के लिए एक संदेश है। मैं प्रियंका जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गंगा जी की यात्रा की है और गंगा जी में यात्रा वाराणसी तक कर रही हैं। अच्छा है, स्वागत है। ये 2024 तक हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है? देखिए, भारत, सबसे पहली बात यह कि हिंदू शब्द आप किसके लिए उपयोग करना चाहते हैं, इसके बारे में पहला तो इसी पे चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप पौराणिक कालखंड में जाएंगे तो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक विस्तृत भूभाग हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने आप में हिंदू है। मुझे लगता है हज यात्रा करने के लिए जब कोई मुस्लिम जाता है तो हिंदू नाम से ही संबोधित किया जाता है। अगर उसमें आप जाएंगे तो भारत अपने आप में हिंदू राष्ट्र है। अगर आप जाति, मत और उपासना विधि के आधार पर कहेंगे तो भारत ने एक संविधान स्वीकार किया है
इस संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप भारत की व्यवस्था संचालित हो रही है। और मोदी जी ने जो बात कही थी 2013 में, सबका साथ सबके विकास का, भारत की जो वैदिक अवधारणा थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जाति, मत, मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए और उसके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में है। और भारतीय जनता पार्टी भारत को दुनिया की जिस एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज से 5 वर्ष पहले दुनिया की 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था थी और आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में आज के दिन पर भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी का एयर स्ट्राइक की योगी जी की इनकाउंटर पॉलिसी, वोट कौन ज्यादा दिलाएगी? देखिए, दोनों की अपनी अपनी प्रासंगिकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर गुंडे और अपराधी व्यवस्था पर हावी होकर के चुनौती देते थे व्यवस्था को, उस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए इनकाउंटर पॉलिसी बहुत आवश्यक थी और आज भी है। हमने अपराध और अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने की बात कही थी और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर एक विश्वास का वातावरण दिया है, सुरक्षा का एक वातावरण दिया है। कुंभ जैसे पर्व को कुशलतापूर्वक संपन्न करके एक सुरक्षित और स्वच्छ कुंभ का एक संदेश देने में सफल हुए हैं। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जिस कुंभ के आयोजन में आते हैं, कुंभ का मतलब एक मानसिकता बन चुकी थी लोगों की। कुंभ का मतलब भगदड़ में 200-400 लोग मरेंगे। कुंभ का मतलब जहां भीड़ होगी तो गंदगी होगी। पहली बार कुंभ की उस अवधारणा को प्रदेश ने बदला है। कुंभ का मतलब स्वच्छता, कुंभ का मतलब सुरक्षा, हम उसको देने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि जो अपराधी कभी मुख्यमंत्री के घर में आकर के, कार्यालय में आकर के सम्मानित होते थे, आज वे गले में तख्ती लटका करके घूमते हैं कि भैया जान बख्श दो, मैं ठेला चला करके अपने परिवार की को पेट पाल दूंगा। आज वह किसी व्यापारी को, किसी नागरिक को धमकी देने का दुस्साहस नहीं कर सकता। 12,000 से अधिक अपराधियों ने सरेंडर किया कोर्ट में जाकर के। पुलिस मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी मारे गए। कहीं कोई फेक इनकाउंटर नहीं कह सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी कार्रवाई सख्ती के साथ की गई। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में कैराना और कांधला जैसे कस्बों से व्यापक पलायन हो रहा था, मुझे प्रसन्नता होती है कि वास्तव में राजनीति में आना हमारा सार्थक हुआ जब मैं देखता हूं कि कैराना और कांधला में वापस हमारा जो बंधु भाग गया था वापस आकर के अपने घरों पर फिर से काबिज होता है और अपने व्यापार को और अपने कारोबार को फिर से उसी निर्भीक होकर के चलाता है। हमें लगता है राजनीति में हम सबका आना सार्थक है। योगी जी, आपने कई स्कीम्स गिनवाए, कई पॉलिसीज बताई जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुबह बताई 2 साल पूरे होने पे, लेकिन एक जो अन्न पशु की समस्या है, जो स्ट्रे कैटल, जो आपकी एक पॉलिसी का ही रिपरकर्शन है जो स्लॉटर हाउसेस के प्रति थी, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक मुद्दा बनते जा रहा है। उनके फसल खराब हो रही है, उससे कैसे निपट रहे हैं और आपको लगता है कि आप वोट में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? आप 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको कम से कम अपडेट रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि अवैध बूचड़खानों को हमने बंद कराया है और अवैध बूचड़खानों में तमाम अवैध कार्य होते थे। एनजीटी भी इसको रोकने के लिए कही थी, बंद करने के लिए कही थी। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसके बारे में डायरेक्शन जारी कर रखी थी। पिछली सरकारों में इतना विल पावर नहीं था कि वे अवैध बूचड़खानों को रोक सके। हमने रोका, लेकिन रोकने के बाद हम लोगों को लगा कि बड़ी मात्रा में निराश्रित और आवारा गोवंश के कारण बहुत बड़ी मात्रा में सड़कों पर और खेतों में किसानों को नुकसान हो रहा है। हमने जून 2018 में इसके लिए एक पॉलिसी पहले बनाई। हमने कहा इस समाज के द्वारा दी गई एक आपदा है, समाज इसमें आगे बढ़े, सरकार इसमें पीछे सपोर्ट करे। हमने पूरे प्रदेश के अंदर इसके बारे में मीटिंग ली, कार्रवाई प्रारंभ की। 6 जनपदों में अच्छा काम हुआ, शेष जनपदों में अच्छा काम हो नहीं पाया।
ये आपदा बनती जा रही थी, तो हमने फिर इसके बाद कार्रवाई प्रारंभ की और इसके बाद हम लोगों ने जितने भी कांजी हाउस थे, जितने भी पेंजरा पोल थे, जितने भी पुराने गौचर भूमि थी, क्योंकि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में हम लोग पहले ही 54,000 हेक्टेयर लैंड भूमाफियाओं से मुक्त करा चुके थे और फिर हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ किया। पैसे की समस्या थी तो विदेशी शराब पे एक सेस अतिरिक्त हम लोगों ने लगाया, उससे पैसा लिया। मंडी शुल्क समाजवादी पार्टी की सरकार में 600 करोड़ रुपए था, हम लोगों के समय में यह मंडी शुल्क बढ़कर के 1800 करोड़ रुपया हो गया, यानी इतनी आय अतिरिक्त बढ़ी है। कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया हम लोगों ने, बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने टैक्स छूट भी दी, लेकिन उस सब के बावजूद हमारी आय में वृद्धि हुई क्योंकि चोरी हम लोगों ने रोकी और उसका परिणाम है आज मंडी समिति, सेस से मिला पैसा और अन्य पैसों को मिला करके हम लोग प्रदेश के हर जनपद में अस्थाई और अस्थाई गौ आश्रय स्थल बना चुके हैं और आज के दिन पर लगभग 4 लाख निराश्रित गोवंश हमारी गौशालाओं में, गौ आश्रय स्थलों में रह रही है। अन्ना प्रथा का समाधान एक प्रकार से हो चुका है, अब हम इसके संवर्धन की ओर जाए। अभी संरक्षण के लिए हमने कार्य किया है, और संवर्धन के लिए ये गोवंश कोई 100 ग्राम दूध देती है, कोई 200 ग्राम देती है, कोई 300 ग्राम देती है। अगर यही गाय 5 लीटर 10 लीटर दूध देगी तो कोई किसान सड़कों पे छोड़ेगा नहीं। तो हमने 2 और हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। एक सेक्स सीमन के लिए जिसमें बछिया ज्यादा पैदा हो, स्वाभाविक रूप से बछड़े की उपयोगिता कम हुई है, तो उस दिशा से एक उधर हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका उत्तर प्रदेश के अंदर। और दूसरा हमने IIT कानपुर से भी, IIT BHU से भी इस बारे में कहा है क्या ये संभव है गोबर गैस जो बनती है, इस गोबर गैस को रिफिलिंग की सुविधा हो जाती अगर LPG के सिलेंडर में, तो इसके नाइट्रोजन का उपयोग अलग हो सकता है, शेष CNG का उपयोग हम करते हुए उन परिवारों को दे जिनके पास गोवंश होगा। कंपोस्ट अलग उपयोग हो सकता है, गैस का उपयोग अलग हो सकता है। इस पर हमारा कार्य चल रहा है। अगर हम सफल होंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ईंधन की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हम लोग करने में सफल होंगे और मुझे लगता है फिलहाल अन्ना प्रथा से हम प्रदेश के किसानों को काफी राहत दे चुके हैं। कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार में पत्रकार धर्म तो छोड़िए, जनता भी सवाल नहीं पूछ सकती, पूछते हैं तो उनको देशद्रोही बता देते हैं। अब भाई जो आपको वोट नहीं देता वो देशद्रोही थोड़ी हुआ? ऐसा कहीं नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितने स्तर पर दी है मुझे लगता है वो बेमिसाल है। लेकिन कोई भारत के संविधान को न मानता हो, कोई भारत के टुकड़े करने की बात करता हो और जश्न मनाता हो इस बात को लेकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे देते हों, क्या उनकी पूजा की जाएगी? हैं तो स्टूडेंट ही है ना, छात्र, आप भी छात्र हैं। देखिए, छात्र देश की युवा ऊर्जा का आधार है। उनको समझाया जा सकता? समझाने की सारी तैयारी, सारी कार्रवाई हो रही है, सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति भारत के टुकड़े की बात करता है, आतंकवादियों के समर्थन में खुलेआम वो लोग तो अभी तक पकड़े नहीं गए ना जो नारे लगाने वाले। मैंने क्या कहा, कोई भी हो, आतंकवाद को, भारत विरोधी तत्वों के प्रति सहानुभूति रखता हो और भारत के टुकड़े करने की बात करता हो, मुझे लगता है उसको सम्मानित नहीं किया जा सकता है। उसके प्रति जिस भाषा में उस समझेगा उस भाषा में उसका जवाब दिया जाना चाहिए और हम लोग उसी भाषा में उसका जवाब भी देंगे। आपको राहुल जी और प्रियंका गांधी में कौन ज्यादा काबिल लगता है? भाई स्वाभाविक रूप से अगर राहुल जी योग्य होते तो प्रियंका जी क्यों आती? राहुल जी के फ्लॉप होने के परिणाम स्वरूप फिर उन्होंने एक अपना तुरुप का पत्ता फिर चला है प्रियंका जी के लिए। तुरुप का मान रहे हैं आप? तुरुप का मान रहे हैं? तुरुप का पत्ता उन्होंने चला है, कांग्रेस के अलावा के पास इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो जब उन्होंने चला है तो स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस ही बता सकती है। अगर राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राहुल जी पे इतना विश्वास था, तो प्रियंका जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में तो पहले भी कांग्रेस की रहती थी। ऐसा तो है नहीं कि पहले चुनाव में आ रही हैं, पहले भी उन्होंने यात्राएं निकाली हैं। इन यात्राओं से सपा बसपा को थोड़ा परेशानी हो सकती है, भाजपा को कोई परेशानी नहीं। और मैं तो कहूंगा कि प्रियंका जी के साथ राहुल जी को भी जाना चाहिए था, अखिलेश जी को और मायावती जी को भी जाना चाहिए था उस यात्रा में। और एक बार देखते हैं कि नमामि गंगे परियोजना
देखिए, हमारे लिए नमामि गंगे परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है, पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने या किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतनी आत्मीय भाव के साथ इस अभियान के साथ जुड़ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये कभी हुआ? अब तक सरकारी पैसा नमामि गंगे मिशन में लगता था, पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जो उपहार मिले थे, 12 करोड़ रुपए में सभी उपहार नीलाम हुए और 12 करोड़ की राशि नमामि गंगे मिशन को उन्होंने दान दी। सियोल पीस प्राइज के रूप में उन्हें 1 करोड़ 42 लाख रुपए मिले। 1 करोड़ 42 लाख रुपए उन्होंने नमामि गंगे मिशन को दान किए। कभी हुआ इससे पहले? इससे पहले गुजरात के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल एक नारा नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जो उपहार मिले थे 15 वर्षों के दौरान, उन सभी उपहारों को नीलाम करके उन्हें जो राशि प्राप्त हुई, 90 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, ये सभी 90 करोड़ की राशि कन्याओं की शिक्षा के लिए, कन्याओं के उन्नयन के लिए उन्होंने दान दे दी। अपने निजी सेविंग अकाउंट से 21 लाख रुपए गुजरात के अंदर वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कन्याओं के लिए एक कॉर्पस फंड बनाकर के उनके एजुकेशन के लिए उन्होंने दान दी। और अभी प्रयागराज कुंभ में पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कुंभ की शुरुआत भी की। गंगा पूजा के समय स्वयं उपस्थित होकर के भारत की आस्था को सम्मान दिया। सैकड़ों वर्षों से, आजादी के बाद 1947 के बाद तो इस देश के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे लोग कुंभ के आयोजन में भी आए होंगे, लेकिन अक्षय वट श्रद्धालुओं के लिए खुलना चाहिए, यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हजारों वर्षों की कुंभ की परंपरा को वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यह मान्यता प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला। और यही नहीं, स्वच्छ कुंभ के संदेश को देने वाले स्वच्छता कर्मियों की पाव प्रक्षालन के माध्यम से सामाजिक समता का संदेश, या फिर उनकी कन्याओं की शादी के लिए और उनके उन्नयन के लिए 51 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाने का कार्यक्रम हो, या अपनी निजी सेविंग से 21 लाख रुपए इस कॉर्पस फंड को दान देने की व्यवस्था हो, यह कार्य पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग मोदी जी के कार्य पद्धति पर प्रश्न उठाते हैं, इनको अपने और अपने खानदान के इतिहास के बारे में देखना चाहिए, उनकी कृत्यों के बारे में एक बार देखना चाहिए, फिर तुलना करनी चाहिए, तब बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगी जी, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। एजेंडा इंडिया में धन्यवाद। हमारे साथ थे बहुत बहुत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य।